In this video, I will tell you about UPSC CSC 2025 प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अपन ब्रॉडली देखेंगे कि क्या क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए, क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए, क्या टाइम टेबल आप बना सकते हैं, ऑप्शनल ऐसे एथिक्स, हाउ टू डू कंबाइंड प्री एंड मेंस प्रिपरेशन, अबाउट आंसर राइटिंग, अबाउट हाउ टू मेंटेन योर हेल्थ बोथ मेंटल एंड फिजिकल, अबाउट योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इन सब चीज़ों के बारे में अपन ब्रॉडली चीज़ें देखेंगे कि ये किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने अगले साल के अटेम्प्ट के लिए। तो जो भी अगले साल या उसके आगे अटेम्प्ट दे रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा वीडियो। सबसे पहले अपन देखते हैं सोर्सेस, कौन से सोर्सेस फॉलो करने चाहिए। सबसे पहली चीज दिमाग में यही आती है, जिसने तैयारी शुरू कर दी होगी आगे की, या जो अभी थोड़ी बहुत तैयारी की होगी और सोर्सेस के लेके उनके मन में डाउट होगा, तो कुछ चीजें मैं आपको ये बताऊंगा। यहाँ मैं एग्जैक्ट सोर्सेज नहीं बताऊंगा बिकॉज वो मैंने अपने पहले वीडियो में बता ही दिए हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने सोर्सेज बताए हैं अपने। लेकिन यहाँ मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेंगी कि आप अपने खुद सोर्सेज सिलेक्ट कर सकें, और मेरे ख्याल से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी तुलना में कि मैं आपको डायरेक्टली स्पून फीडिंग कर दूं कि ये चीजें आप फॉलो कर लें। वो हर किसी की अलग अलग होती है, आप किसी भी टॉपर का देखेंगे सबकी अलग अलग होती है, तो आपकी भी हल्की फुल्की अलग ही होगी। तो क्या आपको ध्यान में रखना है, डिफाइन देम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिफाइन योर सोर्सेज इन द स्टार्ट। आपको स्टार्ट में ही ये तय कर लेना है कि आप कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करेंगे और क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, आपको शुरू में ही आपको डिसाइड कर लेना है। जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करें उसी समय, अगर आपने शुरू कर दिया और आपने डिसाइड नहीं किया है तो आई विल स्ट्रांगली एडवाइज यू, भले ही आप 25, 26, 27 कभी की भी तैयारी कर रहे हो, आप आई विल स्ट्रांगली एडवाइज यू कि आप अपने सोर्सेज डिफाइन कर लें कि ये चीजें मुझे फॉलो करनी है। ठीक है, डिसाइड करने के बाद अब आप कहेंगे कि सर उसमें आगे जाके चेंजेस भी तो होंगे, डेफिनेटली होंगे, माइनर चेंजेस विल बी देयर, बट डू नॉट चेंज देम कंप्लीटली। ऐसा ना हो कि आप कोई एक बुक फॉलो कर रहे थे, फिर आपको किसी ने कह दिया कि यार ये दूसरी बुक आई है इससे क्वेश्चन आते हैं, या जब सपोज इस साल प्रीलिम्स का पेपर हो और उसमें कोई कह दे यार ये अलग नई बुक आई है इससे क्वेश्चंस आते हैं, आप वो पढ़ने लगे। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा आज तक नहीं हुआ यूपीएससी की हिस्ट्री में, आगे भी नहीं होगा कि एक कोई बुक से आ गए सारे क्वेश्चन और अगले साल भी उससे रिपीट हो जाएंगे। जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, जो भी स्टैंडर्ड बेसिक बुक्स हैं, उन्हीं को आपको पढ़ना है, उन्हीं को जाना है, उन्हीं से आपका एग्जाम क्लियर होगा। सो माइनर चेंज आप कर सकते हैं अपने सोर्सेज पे एक बार डिफाइन करने के बाद, बट मेजर चेंजेस ना करें। ऐसा ना हो कि आप एक बुक पढ़ लें उसके बाद आप दूसरी बुक पढ़ने बैठ जाएं, उससे कोई फायदा नहीं होता। देन डू थॉरो रिसर्च एनालिसिस बिफोर डिसाइडिंग। ठीक है, आपको रिसर्च करनी है, एनालिसिस करना है, टॉपर्स के वीडियोस देखने हैं, ब्लॉग्स पढ़ने हैं, क्या उन्होंने सोर्सेस फॉलो किए वो देखने हैं, खुद आप थोड़ा बहुत पढ़ के देख सकते हैं सोर्सेस, उसके बाद आप डिसाइड करें कि हाँ ये चीजें करनी है। तो ये आपको करना है रिसर्च एनालिसिस, उसके बाद ही आप डिफाइन करें अपने सोर्सेस को और उन पे स्टिक रहें। हैव इमेंस ट्रस्ट ऑन सोर्सेस। आपको अपने जो भी सोर्सेज आपने डिसाइड किए हैं उनमें इमेंस ट्रस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज डिसाइड कर लिया और 2 महीने बाद आप पढ़ने के बाद सोचे कि यार मजा नहीं आ रहा, बदल देता हूँ, ये बुक तो पढ़ ली अब दूसरी और पढ़ लूँ उससे कुछ नया मिल जाएंगे 4 चीजें। ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास समय है तो आप उसी बुक को बार बार रिवाइज करिए। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सोर्सेज को ट्रस्ट करें। आप ट्रस्ट करेंगे तभी आपको वो चीजें याद होंगी। आपने खुद ही आजमा के देखा होगा, जो भी आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं या इवन कोई भी टीचर भी आपको पढ़ा रहा है, तो आपको कब वो चीजें अच्छे से समझ आती हैं, याद आती हैं, जब आपको उस इंसान पर भरोसा हो। अगर आपके मन में डाउट आने लगा कि यार इस बुक से कुछ आएगा भी कि नहीं, तो आप ऐसे ही थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ पाते, पलट देते हैं पन्ने, थोड़ा बहुत पढ़ा थोड़ा बहुत छोड़ा, याद नहीं रखने की कोशिश करते, ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको अपने सोर्सेस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी आप उन्हें पढ़ पाएंगे अच्छे से और याद रख पाएंगे। Then choose one common source and do not think that it will not be sufficient. Again I am repeating, आपको एक कॉमन सोर्स चूज करना है। कॉमन सोर्स का मतलब है जो ज्यादातर टॉपर्स फॉलो करते हैं, जैसे पॉलिटी है उसके लिए लक्ष्मीकांत हर कोई बोलता है, तो अब ऐसा ना हो कि आप कोई अलग से बुक ढूंढ के ले आए कि ये वाली पढ़नी है। एटलीस्ट जो फेमस बेसिक बुक्स हैं वो तो आपको करनी ही है, तो जो भी कॉमनली फॉलो किए जाते हैं सोर्स वो आपको चूज करें। एंड डू नॉट थिंक दैट इट विल नॉट बी सफिशिएंट। आप ये ना सोचें कि वो सफिशिएंट नहीं होगा। अभी तक हर किसी के लिए हुआ है, जिसकी फर्स्ट रैंक भी आती है उसने भी वही पढ़ा है, उसी से उसका क्लियर हुआ है, तो आपको भी वही करना है। तो सोर्सेस के बाद चीजें आ जाती हैं स्ट्रेटजी की। अगर आपको स्पेसिफिक सोर्सेज चाहिए तो मैंने पहले वीडियोस कुछ बनाए हैं, उनमें मैंने बताए हैं अपने सोर्सेस। देन स्ट्रेटजी, सोर्सेस के बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है स्ट्रेटजी। अडॉप्ट सिंपल एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजी। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आपकी स्ट्रेटजी, जो भी आप स्ट्रेटजी मतलब होता है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। आपने सोर्सेस तय कर लिए, अब आप किस तरीके से अगले के 15 महीने या फिर आप उसके आगे का एग्जाम दे रहे हैं, जितने भी महीने बचे हैं उसमें किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, आंसर राइटिंग कब करेंगे, ये सब स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। सो
एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कीप इट सिंपल। आप कॉम्प्लेक्स ना बनाएं कि इस तरीके से कर लूंगा, ये अलग कर लूंगा, वो अलग कर लूंगा, ऐसा नहीं है। आपको एकदम सिंपल रखना है कि पहले ये किया, ये किया, ये किया, बस खत्म। और उतना वही सिंपल तरीके से ही आदमी एग्जाम क्लियर कर पाता है। एंड प्लीज ऐड सम इंडिविजुअलिटी टू इट। ऐसा ना हो कि मैं या कोई भी आप टॉपर या कोई भी वीडियो देख के या कोई भी आप ब्लॉग पढ़ के या किसी टॉपर की बात सुन के अपनी स्ट्रेटजी पे एकदम उसको कॉपी कर लें, है ना। आपको वो नहीं बनना है कि आपके दूसरे ने ऐसा 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 किया था तो मैं वही कॉपी कर लूं और उसमें मेरा वो हो जाए। डेफिनेटली आपको उनसे वो तो मिलेगा, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, कोई और भी वीडियो देखेंगे या कहीं ब्लॉग पढ़ेंगे या किसी टॉपर से मिलेंगे तो वो अपना तरीका बताएगा। आप डेफिनेटली उससे ज्यादातर चीजें सब में सेम रहती हैं तो वो चीजें अडॉप्ट कर सकते हैं, बट आपको अपनी कुछ इंडिविजुअलिटी उसमें ऐड करनी पड़ेगी, बिकॉज हर इंसान अलग अलग होता है। अगेन आई एम सेइंग डू थॉरो R&D, है ना। डेफिनेटली इंडिविजुअलिटी तो आपको रखनी है, लेकिन R&D यानी कि टॉपर्स के वीडियोस वगैरह जो मिलना है आप मिल सकते हैं किसी से, तो जो भी ब्लॉग्स वगैरह आते हैं वो पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको रफ आइडिया हो जाए कि हाँ ये तरीके, ये चीजें हैं जो सारे लोग कर रहे हैं और ये चीजें मैं अपनी स्ट्रेटजी में भी अडॉप्ट करूंगा। एंड प्लीज डू नॉट कॉम्प्लिकेट इट। अगेन मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, प्लीज डू नॉट कॉम्प्लिकेट इट। अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी शुरू में ही कॉम्प्लिकेटेड कर दी तो आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने का और आप पढ़ नहीं पाएंगे। देन चीज आती है टाइम टेबल। किस आपने स्ट्रेटजी बना ली कि यार इस तरीके से चलूंगा, अब आ जाता है टाइम टेबल। इट्स एसेंशियल, एसेंशियल है ये नहीं है कि आप बनाए ना बनाए, ऐसा नहीं होता। एसेंशियल है, मस्ट है, आपको टाइम टेबल बनाना ही है शुरुआत में। टू एसेंशियल टू मेक अ रफ टाइम टेबल। आप एग्जैक्ट टाइम टेबल ना बनाए कि यार मैं अगले 3 दिन में ये कर लूंगा, 1 दिन में ये कर लूंगा, 2 दिन में ये कर लूंगा, बट रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि मैं अगले 10 महीने या 15 महीने जितने भी बचे हैं उसमें ये चीजें कर लूंगा। ठीक है, रफ टाइम टेबल ऑफ नेक्स्ट 15 मंथ्स या जितना भी समय बचा है। देन टेक आइडिया फ्रॉम यूट्यूब और इंटरनेट या कोई भी सोर्सेज है, टॉपर से, कहीं से भी आपको आइडिया लेना है, ये भी एसेंशियल है। क्या होता है, जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी तो मैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी ले आया, वो पढ़नी रहती है 11th-12th की, मेरा वही मेजर सोर्स था उसका। मैंने देखा कि ये लोग ज्यादातर टॉपर वो बताते हैं, मैं ले आया, मैं पढ़ने बैठ गया और मैंने 1 महीने 1.5 महीने लगा दिए वही पढ़ने में, 1.5 महीने लगभग सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी मैंने 11th और 12th की, जो कि बहुत ज्यादा समय है ऐसा। और उसके बाद मैं खुश हो रहा था कि मैंने इतनी जल्दी कर ली, अब कुछ ही बेसिक बुक बची है, मैं वो भी करूंगा और सब खत्म हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों था, इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों कर रहा था मैं, क्योंकि मुझे यही नहीं पता था कि कितना समय लगता है एनसीईआरटी पढ़ने में, कितना समय आपको देना चाहिए। और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज मैंने इतना ज्यादा गाइड टॉपर्स के वीडियोस या जो भी गाइडेंस नहीं ली किसी से। तो टेक एन आइडिया फ्रॉम टॉपर्स एज यू हैव वेरी लिटिल नॉलेज इन द स्टार्ट। जो भी तैयारी शुरू करता है उसकी नॉलेज काफी कम रहती है, तो आपको आइडिया लेना है। किस चीज का आइडिया लेना है, टू हैव एन आइडिया ऑफ हाउ मच टाइम शुड बी गिवन टू ईच पार्ट। जो भी सिलेबस का पार्ट है, बेसिक बुक्स पूरा करना, करंट अफेयर्स करना, न्यूज़पेपर पढ़ना, मेंस के सिलेबस पे नोट्स बनाना, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, एसे, एथिक्स, इसमें कितना टाइम लगेगा। ऐसा ना हो कि आप एक लक्ष्मीकांत बुक लाएं और 2-3 महीने तक वही पढ़ते रहें, इतना समय नहीं रहता है उसको पढ़ने के लिए और जरूर देने की जरूरत भी नहीं है। तो ये आपको कब पता चलेगा कि कितना समय देना है, स्टार्ट में ही आपको कैसा पता चलेगा। बाद में तो सबको अंदाजा लग जाता है जब आप तैयारी कर लेंगे 6-7 महीने, बट स्टार्ट में कैसे पता चलेगा, जब आप दूसरों की लर्निंग से सीखेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ या कोई और भी बताएगा तो उससे आप सीखेंगे। तो आपको आइडिया लेना है कि कितना समय आपको देना है एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सिलेबस के लिए और उस हिसाब से ही अपना टाइम टेबल बनाना है। एंड प्लीज डू नॉट कॉपी अदर्स, स्ट्रेटजी कैन बी फॉलोड। मैंने ऊपर बताई थी कि स्ट्रेटजी देखने के लिए आप टॉपर्स के वीडियोस देख सकते हैं या ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, बट उसमें थोड़ी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। बट स्ट्रेटजी तो फिर भी फॉलो की जा सकती है, बट नॉट टाइम टेबल। टाइम टेबल आपको ये बिल्कुल नहीं देखना है कि ये इंसान सुबह 5 बजे उठ के पढ़ रहा था, ये इंसान रात भर पढ़ रहा था, इस इंसान ने पहले ऑप्शनल पूरा किया, इस इंसान ने पहले बेसिक बुक्स पूरी की। ये सब आपको नहीं देखना है, ये आपको खुद का बनाना है। जो भी आपको सही लगे आप वो करें। डेफिनेटली अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको आइडिया लेना है दूसरों से, बट आपकी थोड़ी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए उसमें। देन स्टिक टू इट एज मच एज पॉसिबल। आपने कोई टाइम टेबल बना लिया कि यार मैं अगले 3 महीने में बेसिक बुक्स पढ़ूंगा, उसमें भी आपने फर्दर डिवाइड कर लिया कि मैं शुरू में इतने दिन में पॉलिटी पढ़ूंगा, इतने दिन में स्पेक्ट्रम पढ़ूंगा, ये सारी चीजें आपने डिवाइड कर ली। उसके बाद आपने डिवाइड कर लिया कि ऑप्शनल पढ़ूंगा, या आपने कुछ भी एक टाइम टेबल बना लिया। देन ट्राई टू स्टिक टू इट। ऐसा ना हो कि आप 1 महीने आपका शुरू में ही बिगड़ जाए, ठीक है। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शुरू में ही जो आपने तय किया है वो पढ़े ही ना। ट्राई टू स्टिक इट एज मच एज पॉसिबल। चेंजेस विल बी देयर एंड शुड बी देयर, बट ओनली फॉर वैलिड रीजन। चेंजेस होने चाहिए टाइम टेबल में, वो होंगे आपके, है ना, और होने भी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक रिजिड टाइम टेबल बना लिया, बिकॉज शुरू में इतना आइडिया तो रहता नहीं है, बट आपको सोच समझ के टाइम टेबल बनाना है। कोशिश करनी है कि आप उसमें स्टिक करें। मैं एक आपको बात बता दूं कि अगर आपका टाइम टेबल बेकार भी बना है, ठीक ठाक नहीं भी बना है, एवरेज भी बना है, बिलो एवरेज बना है, फिर भी आपने उसमें स्टिक कर लिया, तो बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे आपके सिलेक्शन के, बिकॉज वो बहुत बड़ी बात होती है
है ना। आपने टाइम टेबल पे आपने अगर 60-70% भी स्टिक कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, आपके सिलेबस इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने जो भी टाइम टेबल बनाया है उसको उस पर स्टिक करें। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, होने भी चाहिए, बट कंप्लीटली उसे ना बदलें। एंड मैं अपना पर्सनल अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, देन यू शुड स्टार्ट विद द बेसिक बुक्स एंड कंप्लीट देम इन डिटेल इन द स्टार्ट इटसेल्फ। शुरुआत में ही आप अपनी बेसिक बुक्स पूरा करने की कोशिश करें, उसके बाद कुछ और करें। देन यू हैव टू कंप्लीट द ऑप्शनल एंड रिवाइज इट एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। आपको ऑप्शनल करना बहुत 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 जरूरी है। प्रीलिम्स की जब भी आप तैयारी शुरू करें, प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी, उसके पहले आपका ऑप्शनल पूरा हो जाना चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम 2 बार आपका उसका अच्छे से रिवीजन हो जाना चाहिए, बिकॉज प्री और मेंस के बीच में ऑप्शनल करने का समय नहीं रहता है, उसमें बस रिवाइज उसको करना है और आंसर राइटिंग करनी है। तो पहले से बहुत अच्छे से पूरा होना चाहिए। देन रीड न्यूज़पेपर फॉर मेंस। मैंने न्यूज़पेपर पढ़े हैं, प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं पढ़े बट मेंस के हिसाब से पढ़े हैं, और ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। अगर आप उसके छोटे छोटे नोट्स बना लें तो और अच्छा रहेगा। बट आई विल एडवाइस, मैंने जो पर्सनली किया था कि बेसिक बुक्स कंप्लीट करने के बाद पढ़े। शुरू में आप 3-4 महीने बेसिक बुक्स को दे दें, जो भी होती हैं लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम वगैरह, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ें। ऐसा क्यों? उससे आपको पढ़ने से चीजें समझ आने लगेंगी। शुरू में आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा ये क्या लिखा है, और आपको चीजें इतने अच्छे से कंप्रहेंड नहीं कर पाएंगे आप। बेसिक बुक्स आपने अगर एक बार पढ़ ली, रिवाइज नहीं करना, बस अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ ली मन लगा के, तो भी आपको काफी चीजें समझ आने लगेंगी। एंड डू नॉट डू ऐसे एंड एथिक्स इन द स्टार्ट। आप स्टार्ट में ना करें, एक बार आपकी बेसिक बुक्स हो जाए, ऑप्शनल हो जाए, मेंस के सिलेबस के नोट्स बन जाएं, उसके बाद अंत में आपके पास अगर समय बचे तो ऐसे और एथिक्स करें। अगर आपके पास समय नहीं भी बच रहा, वैसे तो बचेगा, 15 महीने बहुत होते हैं, अगर नहीं भी बच रहा तो आप प्री और मेंस के बीच में भी ये दोनों चीजें की जा सकती हैं। आंसर राइटिंग के बारे में मैं एक ही चीज कहूंगा कि डू राइट एटलीस्ट 100 to 200 क्वेश्चंस, कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन कर लें बिफोर प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन। जब भी आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी शुरू करने वाले हैं 4-5 महीने पहले प्रीलिम्स के, उसके पहले 100 से 2 क्वेश्चन लिख लें, आंसर राइटिंग कर लें, टू हैव एन आइडिया ऑफ हाउ टू राइट द आंसर्स। अगर आपको बस इतना भी आइडिया होगा कि आंसर किस तरीके से लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन के कितने तरीके होते हैं लिखने के, कंक्लूजन के कितने तरीके होते हैं, कैसे क्वेश्चन को कंप्रहेंड करें, कैसे उसे सब डिवाइड करें पार्ट्स में, कैसे पॉइंट्स लिखें, इतना भी आपको आइडिया हो गया, और उसको आपने 100 से 200 क्वेश्चन में, 100 से 200 क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, अगर आपने हर हफ्ते 3-4 क्वेश्चन भी लिखे अभी से, तो आपके इजीली हो जाएंगे 100 से 200 क्वेश्चन, अगले इसी साल पूरे हो जाएंगे। इतना भी अगर आपने कर लिया तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आंसर राइटिंग कैसे की जा सकती है, और आप फिर मॉक्स आप प्री और मेंस के बीच में इजीली दे सकते हैं। देन डू नॉट सेग्रीगेट योर प्रिपरेशन एज प्री एंड मेंस प्रिपरेशन। ठीक है, साथ में ही तैयारी होती है। कॉमन सेंस की बात है, जिसने भी लंबी तैयारी अभी तक की होगी, या जिसने भी एग्जाम दिया है, उसे एक क्लियर कट आइडिया होता है कि प्री के लिए क्या होता है इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, आपका स्टैटिक पार्ट, यानी कि बेसिक बुक्स। बेसिक बुक्स फॉर्म्स द कोर ऑफ प्री। ठीक है, एंड दे आर एसेंशियल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग ऑफ मेन सिलेबस। अगर आपने बेसिक बुक्स नहीं पढ़ी तो आप मेंस का, लक्ष्मीकांत जैसे किसी ने नहीं पढ़ी पॉलिटी की, तो वो क्या समझ पाएगा मेंस का जो भी सिलेबस दिया है, और उसके नोट्स कैसे बना पाएगा। तो आपको बेसिक बुक्स अगर आप पढ़ ली तो वो ऑलरेडी हो चुकी है आपकी प्री की मेजर तैयारी, और मेंस का भी जो बेस था वो बन चुका है। तो आप इसे अलग अलग ना करें, वो एक ही होती है तैयारी। अलग उसको करने का कुछ वही नहीं, आप कर ही नहीं सकते अलग। आप सपोज प्री के लिए बेसिक बुक्स पढ़ रहे हैं, तो वही तो मेंस की तैयारी हो रही है ना, वही बेस बना रहा है आपका मेंस का, उसके बाद ही तो आपको मेंस की चीजें समझ आएंगी। देन एक चीज जो सबसे ज्यादा मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट इज हेल्थ एंड पर्सनैलिटी, बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड योर पर्सनैलिटी। प्लीज कीप चेक ऑन योर डाइट, डू डेली एक्सरसाइज। ये बहुत छोटी चीजें लगती हैं बट ये हेल्पफुल होती हैं आपको फिट रखने के लिए, और उससे भी ज्यादा आपकी प्रिपरेशन को अच्छे से जारी रखने के लिए। आप अगर मेंटली फिट नहीं रहेंगे, या फिजिकली आपको कोई दिक्कत हो रही है, या आपको परेशानी हो रही है, तो आप अच्छे से तैयारी भी नहीं कर पाएंगे, और बाकी दिक्कतें तो होंगी। डू नॉट टेक स्ट्रेस ऑफ एंड गोल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डू नॉट टेक स्ट्रेस ऑफ एंड गोल। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखें, द लेस यू थिंक अबाउट द एंड गोल, हायर विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल अचीव देम। आप जितना ज्यादा कम सोचेंगे अपने एंड गोल के बारे में कि मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया है, उतने ही ज्यादा चांसेस हो जाएंगे आपके उसे क्लियर करने के। ये बात आप दिमाग में रखें और अंत के बारे में ना सोचें। एंड डू नॉट लिव इन इमेजिनरी वर्ल्ड, आप ये सपने ना देखें कि आईएएस बन गया मैं, आईपीएस बन गया मैं, ऐसा कर रहा हूं वैसा कर रहा हूं, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं होगा, है ना। इन सब सपनों देखने से कुछ नहीं होता है, आपको भी पता है। सो डू नॉट लिव इन इमेजिनरी वर्ल्ड। व्हाट विल हैपन व्हेन यू क्लियर द यूपीएससी, ये आपको नहीं सोचना है, आपको अभी पढ़ाई करनी है, और जब हो जाएगा क्लियर उसके बाद सोचते रहना। देन मेक स्मॉल टारगेट्स एंड कंप्लीट देम। एंड गोल के बारे में नहीं सोचना है, बट छोटे छोटे आप टारगेट बनाएं, दिन के, हफ्ते के, महीने के, और उन्हें कंप्लीट करें। डू टेक आउट टाइम फॉर समथिंग दैट यू लाइक, जो भी आपकी हॉबी है, नहीं भी है तो जो भी आपको अच्छा लगता है उसके लिए समय निकालें, और कोशिश करें
कि वो आउटडोर हो कुछ, ठीक है, विल बी ग्रेट इफ इट इज सम आउटडोर एक्टिविटी, बिकॉज दिन भर आप बिस्तर में बैठ के या टेबल कुर्सी में बैठ के पढ़ते रहते हैं, बैठे रहते हैं, और आप बाहर कुछ नहीं कर पाते ज्यादा। तो आप कोशिश करें कि जो भी आपका फ्री टाइम है, जो भी एक्टिविटी आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं, वो आउटडोर एक्टिविटी हो तो ज्यादा अच्छा होगा। एंड मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस कम फ्रॉम वन थिंग, आखिरी चीज मैं यही बताऊंगा और इसको बता के मैं खत्म करूंगा इस वीडियो को, कि मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस कम्स फ्रॉम नॉट वर्किंग हार्ड। सिर्फ एक चीज से सबसे ज्यादा स्ट्रेस होगा आपको, नॉट वर्किंग हार्ड। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार इतनी मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, इसलिए इसे स्ट्रेस हो रहा है। आप ये पाएंगे कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जिसकी अच्छे से तैयारी चल रही है, उसे कभी भी स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस किसे होता है? जो पढ़ता नहीं है, जो हार्ड वर्क नहीं करता। ज्यादातर स्ट्रेस उन्हीं बच्चों को होता है। सो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस कम्स फ्रॉम नॉट वर्किंग हार्ड। So hard work is the key to reduce your stress, to develop your personality and to achieve success in this exam. Thank you all for watching the video.